Yes, students, this time we are just discussing one very important economics question that is also important all because of corona after there is an exam as well as India is growing fast, so this type of question may occur in your question paper. So please listen the question very carefully and try to answer accordingly. Many MNCs, multinational companies. So many MNCs after Corona is shifting their businesses from China to India. बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे कंपनीज अपना कारोबार चाइना देश से हटा करके इंडिया देश के अंदर में, भारत के अंदर में शिफ्ट कर रहे हैं, भारत के अंदर में अपने कारोबार को लेकर के आने की तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बूस्टिंग दिस, भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है, बूस्ट कर रही है। भारत सरकार प्रमोट कर रही है कि ऐसा अगर होता है तो भारत के अंदर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, टेक्निकल विज़न बढ़ेगा, स्किल्स बढ़ेंगी और मेंबर अपनी जो वर्किंग है उसको कंफर्टेबली दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकेंगे और वो ज़्यादा एक्यूरेटली परफॉर्म कर सकेंगे, वर्क कर सकेंगे। तो क्वेश्चन फिलहाल ये है कि MNCs शिफ्ट कर रही हैं फ्रॉम चाइना टू इंडिया। तो दिस कंसेप्ट एज दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन टू अनदर कंट्री, तो इसका फॉरेन एक्सचेंज रेट पर, इस चीज़ का विदेशी मुद्रा भंडार, जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है, इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या प्रकार से असर पड़ेगा, भारत के ऊपर में इस बात का क्या प्रकार का इम्पैक्ट जनरेट होगा, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर इंडियन इकोनॉमी के अंदर में इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट जनरेट होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमको इस समय डिस्कस कर लेना है। दिस इज़ द क्वेश्चन दैट वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट। स्टूडेंट्स, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हमारे इंडियन मार्केट में तेज स्पीड से आगे अगर आती हैं या आ रही हैं, तो फॉरेन करेंसी का जो सप्लाई है, इंडियन मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन कंट्रीज़ का, MNCs का, ये हमारे मार्केट में बढ़ जाएगा। इस सिचुएशन से एक्सेस सप्लाई फॉरेन करेंसी की हमारी इकोनॉमी के अंदर में आएगी, विदेशी पैसा हमारे मार्केट में तेज स्पीड से आएगा। इसकी वजह से जो हमारे देश का जो इक्विलिब्रियम लेवल है, वो पहले जो थोड़ा छोटा था, वो अब थोड़े बड़े स्केल पे जाकर के हम उसको सेट कर सकेंगे, फिक्स कर सकेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा पोटेंशियल्स हैं, ज़्यादा कैपेसिटी अब हमारे पास होगी, न्यू इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो कंपैरेटिव पहले से कम हो जाएगी। एक्सचेंजिंग प्राइस जो था, अगर हम अपनी इंडियन करेंसी के लिए पहले 83 दे रहे थे, तो अब हमें 80 रुपीज़ देने पड़ेंगे। इस तरीके से रेट थोड़ा कम हो करके आएगा। फिलहाल 81.31 है, 81 रुपये 31 पैसे। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी रेट होगा और जितना सप्लाई मार्केट में आएगा उसके अकॉर्डिंग कम होने का ट्रेंड आएगा, यानी इंडियन रुपये को स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत मिलेगी और वो मार्केट में ज़्यादा बढ़िया तौर पर परफॉर्म कर पाएगा। डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएट हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो भारत सरकार इस मेक इन इंडिया विज़न को लेकर के इंडियन एनवायरनमेंट में प्रमोशन करने के लिए, अपनी फॉरेन करेंसी की रिजर्व को ताकत बढ़ाने के लिए ये वर्किंग करेगी। अब यहाँ स्टूडेंट एक छोटी सी बात सीख लेने की और है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस समय क्वेश्चन डिस्कस किया कि विदेशी MNCs का, फॉरेन कंट्रीज़ का, मल्टीनेशनल कंपनीज़ का इंडियन मार्केट में आने का क्या प्रकार का असर निकलेगा, ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात हुई, ऐसे ही वो पूछ सकते हैं एम्प्लॉयमेंट पर क्या असर पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ेगा, मेक इन इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो हर जगह आपको पॉजिटिव बात बतानी है, और पॉजिटिव बात ये बतानी है कि बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, जिस किसी इकनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, उस इकनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बढ़ती है, उस इकनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजी बढ़ती है, प्रोडक्शन ज़्यादा क्वान्टिटी में होने लगता है। ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा लेबर फोर्स चाहिए होती है, ज़्यादा ताकत चाहिए, ज़्यादा मेंबर्स चाहिए, और ये सारा के सारा लेबर फोर्स बड़े प्रोडक्शन आउटपुट को जनरेट करने की कैपेबिलिटी डिजर्व करता है। अब जब चूंकि बड़ी क्वांटिटी मास प्रोडक्शन होगा, बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगा, तो ऐसा करने से हमारे लोगों में प्रोडक्ट सस्ते बनेंगे,
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारे यहाँ बढ़ेगा। तो हर एरिया के अंदर हमको पॉजिटिव बातें ही यहाँ पर करनी होती हैं और इस सब्जेक्ट का आंसर इसी तरीके से आंसर में आएगा। क्वेश्चन पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट, तो आपको इसका आंसर करना जरूर आना चाहिए इस सीक्वेंस में। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन डिस्कशन में आता है, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, उस बजट के बनाने पर या बनाने से किसी भी इकोनॉमी के अंदर में जो इन्फ्लेशनरी महंगाई या डिफ्लेशनरी मार्केट में डिमांड का कम आना, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की, एक्सट्रीम सीरियस प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया का हर एक कंट्री इन्हीं दो प्रॉब्लम से परेशान है, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। तो ये जो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप का जो प्रॉब्लम आता है, वो गवर्नमेंट का बजट बनाए जाने से कैसे करके सॉल्व हो सकता है या कैसे करके इसको ठीक किया जा सकता है। सो क्वेश्चन एक बार फिर से समझाता हूँ। इसमें क्वेश्चन है, रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट के बजट का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है टू फाइट, टू प्रिवेंट, टू सिक्योर एन इकोनॉमी from the tendencies, from the problems of inflationary and deflationary gap। किसी भी इकोनॉमी के अंदर में इन्फ्लेशनरी गैप, महंगाई से आने वाली प्रॉब्लम, और डिफ्लेशनरी गैप जो दूसरा वाला रिवर्स है, यानी चीज़ें पर डिमांड नहीं होना। तो इस प्रॉब्लम से कोई इकोनॉमी गवर्नमेंट का बजट बना लेने से अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती है, किस तरीके से बचा सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी के लिए। गवर्नमेंट का बजट बनाने से गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले एक्सपेंसेस और गवर्नमेंट को होने वाली इनकम्स, यानी आय और व्यय, खर्चे और आमदनी, इन दोनों बातों का उस गवर्नमेंट को बड़ा क्लियरिटी से पता चल जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले से बजट बना करके प्लान बना लेती है कि हम कौन सी जगह खर्चा करेंगे और कौन सी जगह से हम इनकम जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एक एक्सपेंस और इनकम और आने जाने का इंफॉर्मेशन का कन्फर्मेशन है कि हम इसको इस तरीके से डील करने वाले हैं। चूँकि गवर्नमेंट का इनकम प्लान है, तो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू पहले से क्लियर है। गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस प्लान है, तो गवर्नमेंट का फिक्स एक्सपेंडिचर और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, उन दोनों के बारे में गवर्नमेंट को पहले से चीज़ें क्लियर हैं। तो सोसाइटी को कितने रुपए का इनकम जनरेट हो जाने वाला है, और गवर्नमेंट अपने यहाँ पर अगर डेफिसिट बजट बनाती है, एक बिल्कुल सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट के लिए बोर्ड से ध्यान से समझ के चलेंगे। मान लीजिए कि ये वाला एक कोई मेंबर है और ये 2 मेंबर्स हैं, और ये 2 मेंबर आपस में मिलकर के जुआ खेल रहे हैं। केवल 2 मेंबर हैं और दोनों मिलकर के आपस में जुआ खेल रहे हैं। ये है प्लेयर नंबर 1 और ये है प्लेयर नंबर 2। अब समझने की बात ये है कि मान लो प्लेयर नंबर 1 ये कहता है कि मैंने जुआ खेला, और जुआ खेल करके मैं 5,000 रुपये प्लस में रहा, और प्लेयर नंबर 2 कह रहा है कि मैंने भी जुआ खेला इसी के समय पर इसी के साथ, लेकिन मैं 3,000 रुपये प्लस में रहा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों पार्टी जीत जाएं। जुआ खेलने में कोई एक पार्टी का जीतना केवल तब संभव है जब दूसरी वाली पार्टी हारे, और जितना अमाउंट पहली वाली पार्टी हारेगी, एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट दूसरी वाली पार्टी जीतेगी। तो ये तो बात एक पहले से फिक्स बनी बनाई बात है। अगर ये 5,000 जीतती है तो ये 5,000 हारती है, क्योंकि मनी का जो फ्लो हो रहा है वो इन दोनों के बीच में हो रहा है। तो इस पोजीशन में हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स बजट चलता है, उसमें प्लेयर नंबर जो 1 है ये तो है गवर्नमेंट, और प्लेयर नंबर 2 जो है ये है पब्लिक। तो होता क्या है कि भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के अंदर में होता क्या है कि गवर्नमेंट अपना खुद का लॉस कर लेती है। तो अगर गवर्नमेंट खुद का लॉस करती है 5,000 रुपये का, और मनी का फ्लो इस तरीके से आपस में हो रहा है, तो इस सिस्टम की वजह से पब्लिक प्लस में आ जाती है, पब्लिक को प्रॉफिट हो जाता है। तो सेम वही चीज़ है कि जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और खर्चे को प्लान कर दी, भाई एक व्यक्ति का जीतना केवल तब संभव है जब दूसरा वाला पर्सन हारेगा। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ चल रही है कि यहाँ वर्किंग के सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर में दोनों लोगों का जीतना संभव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जब कभी बजट प्लान कर लेती है, तो उस बजट प्लान करने की वजह से सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम्स
जो भी रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान से वो प्री डिटरमाइंड हो जाते हैं। तो पब्लिक को कितने रुपए की इनकम जनरेट होगी, कितना माइग्रेशन होगा, इन सारी बातों का पहले से आइडिया होता है। तो इकोनॉमी के अंदर में चूंकि हमें पहले से हमारी प्रॉब्लम्स का आइडिया है, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम बजट बनाते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाने वाले बजट से इकोनॉमी के अंदर में स्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमी के अंदर में स्टेबिलिटी आती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स क्लियर होते हैं, लोगों को होने वाली इनकम्स का पहले से पता होता है। स्टूडेंट, आज आगरा के अंदर G20 ग्रुप समिट हो रही है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स पे बात हो जाने वाली है। आगरा के अंदर होने वाला जो मैटर डिस्कशन है वो वुमेन एम्पावरमेंट है और प्लस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लेकर के अलग अलग मैटर्स पे डिस्कशन है। तो यहाँ पर में सेम वही चीज़ है कि गवर्नमेंट ने अपना खर्चा प्लान किया है, अपनी इनकम प्लान की है, तो उसके लॉन्ग टर्म्स के अंदर बेनिफिट मिलेंगे। और इन्फ्लेशनरी गैप ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, डिफ्लेशनरी गैप ये भी उतनी बड़ी बीमारी है। सीधी सीधी बात ये कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो परेशानी, और ब्लड प्रेशर कम है तो भी परेशानी, तो दोनों ही परेशानियां हैं। तब बजट बना लेने से हम हमारी प्रॉब्लम्स को प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं और उस समझी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली काफ़ी हद तक हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। सब्सिडीज़ की प्रॉब्लम है, टैक्स को देने न देने की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी सिचुएशंस को हम हैंडल कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट बजट के बनाने का फ़ायदा हमारा बना रहता है। वन मोर क्वेश्चन टू डिस्कस, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। भारत के अंदर में ब्रिटिशर्स का क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा, ब्रिटिशर्स ने भारत के डेवलपमेंट के लिए क्या किया। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, भारत के अंदर में ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, यानी भारत देश के डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या क्या काम किए हैं। तो इस पर आपको आंसर करना है। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इंडिया क्या रहे। तो नंबर 1 जो हम डिस्कस किए हैं दैट इज कॉल्ड रेलवेज, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। ये भारत के अंदर हुआ 1850 में भारत के अंदर रेलवे इंट्रोड्यूस कर दी गई बाय ब्रिटिशर्स। 1907 में ब्रिटिशर्स और टाटा इंडस्ट्रीज़ की तरफ की हेल्प से भारत के अंदर में एविएशन इंडस्ट्री, एरोप्लेन फ्लाइंग इंडस्ट्री डेवलप हो गई। ब्रिटिशर्स ने इसमें काफ़ी हेल्प किया। वाटरवेज, वाटर चैनल्स डेवलप हुए। हावड़ा, कैलकाटा के अंदर में हावड़ा ब्रिज बना दिया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रिज था और इस हावड़ा नदी के अंदर से बहुत बड़े बड़े शिप और बोट्स अब जा सकती थी। तो सिटी का ट्रैफिक और वाटर चैनल्स दोनों रन कर गए। साथ में ब्रिटिशर्स की वजह से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ पूरे के पूरे इंडिया भर के अंदर में, और जहाँ लोगों की अफोर्डेबिलिटी थी वहाँ के लिए लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके सप्लाई करना का काम इस कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने किया। आगरा के अंदर तो बिजली घर नाम से एक चौराहा है, इम्पॉर्टेंट क्रॉसिंग है, बहुत पुराना है। तो उसका नाम बिजली घर है ही इसीलिए कि आगरा फोर्ट जो किला बना हुआ है उसके ठीक बराबर से क्रॉसिंग पर उन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूनिट बनाया जो उस समय पर कोयले से कोल बर्न करके चलता था। बाद में गवर्नमेंट ने कोयला को जलाना ताजमहल के आसपास बैन कर दिया, तो इसकी वजह से ये जो प्रोडक्शन था ये भी बंद हो गया। लेकिन उसका जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो आज भी है और उस क्रॉसिंग का नाम आज भी आगरा के एक फेमस क्रॉसिंग के तौर पर बिजलीघर क्रॉसिंग के नाम से अभी भी रन करता है। तो ये भी ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन था। मेडिसिन को इन्होंने काफ़ी हद तक डेवलप किया, स्प्रेड किया, मार्केट तक मेडिसिन पहुँचाया। टेलीग्राफ सर्विस और पोस्टल सर्विस, ये दोनों काम इन्होंने ही ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर किए। हमारे यहाँ तो पहले वो कबूतर उड़ते थे लेटर देने जाने के लिए, लेकिन इन्होंने इंडियन सिस्टम के अंदर में, इंडियन इकोनॉमी के अंदर में पोस्ट ऑफिस सर्विस का डेवलपमेंट किया और टेलीग्राफिक मशीन के थ्रू इंस्टेंट तौर पर कोई मैसेज दूसरे सिटी या दूर डिस्टेंस पर बैठे हुए लोगों तक पहुँचाने की व्यवस्था इसी सिस्टम के द्वारा बना दी गई। तो ब्रिटिशर्स का जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो भी कम नहीं है, ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन काफ़ी है। आज भी भारत के तमाम सारे रेलवे स्टेशन हैं, मोर देन 60% रेलवे स्टेशन, ये आज जो हम इंडिया भर में यूज़ कर रहे हैं रेलवे स्टेशन, इसको इंडियन गवर्नमेंट ने मेंटेन तो किया है, एक्सपेंड भी किया है,
लेकिन इसका जो बेसिक फाउंडेशन है, इसका जो शुरुआत है, डेवलपमेंट है, जो आज हम यूज़ कर रहे हैं इंडिया के अंदर में, इसमें से मोर देन 60% रेलवे स्टेशन हम इंडियंस ने नहीं बनाए हैं। ये सारे के सारे स्टेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको मेंटेन किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एक्सपेंड किया है, डेवलप किया है और इसको साइंटिफिक इक्विपमेंट्स में इक्विप्ड किया है, लेकिन बेसिक फॉर्मेशन जो हुआ वो वहीं से हुआ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाए कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, तो आप रेस्पॉन्स करेंगे इंडियन रेलवेज, यानी पहले तो बात करिए ट्रांसपोर्टेशन वाली, तो इसमें है रेलवेज। सेकंड नंबर का कंट्रीब्यूशन इसमें आप मार्क करिए रेलवेज के साथ में वाटर चैनल्स, सुएज कैनाल डेवलप हुआ। उसके बाद डिस्कस करिए इसके अंदर में एयर चैनल्स यानी एयरवेज का डेवलपमेंट हुआ। साथ में इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशंस का डेवलपमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी। इसके बाद इन्होंने जो है ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम को फास्ट बना दिया बाय पोस्टल सर्विस एंड बाय पार्सल सर्विस एंड बाय दिस वन, फोर्थ वन, दिस इज द टेलीग्राफिक सर्विस, फास्ट इंस्टेंट टेलीग्राफ सिस्टम आज बंद हो चुका ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स। लेकिन पहले के टाइम पे जब कंप्यूटर नहीं था लोगों के पास में, तो टेलीग्राफ के थ्रू फास्ट इन्फॉर्मेशन एक से दूसरी जगह पहुंचाई जाती थी। तो ये एक लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, कल्चरल बैरियर को हटाने में ब्रिटिशर्स का एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इंडियन सिस्टम के अंदर बना रहा। ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर में जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, भारत की फैक्ट्रीज को पैकअप करा करके, बंद करा करके और उसमें अपना सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की, तो ये प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत के इंडिपेंडेंट होने के पहले ब्रिटिशर्स ने इसको किस तरीके से इफ़ेक्टिवली वर्क किया, क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाई जिससे कि भारत में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पैकअप हो जाएं, बंद हो जाएं, भारत में इंडस्ट्रीज़ अपना सिस्टम रन और ग्रो न कर सकें। तो इसके लिए भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ख़त्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया। भारत के अंदर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को डी इंडस्ट्रियलाइज किया, भारत की इंडस्ट्रीज़ को पैकअप किया, ख़त्म किया, तो वो किस तरीके से किया उस चीज़ को हमारे लिए समझने का काम था। तो फर्स्ट इन्होंने ये किया कि भारत जो रॉ मटेरियल का एक जो फाइनल फिनिश गुड्स का प्री इंडिपेंडेंट एक मेयर एक्सपोर्टर हुआ करता था, अब वो भारत का स्टेटस उन्होंने चेंज कर दिया और वो भारत इम्पोर्टर बन गया। और अब भारत जो है वो फिनिश गुड्स बेचने की जगह पर केवल और केवल रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने का एक बड़ा मार्केट बन करके रह गया। तो भारत का बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल अब इंडियन मार्केट में यूज़ ना होकर के फॉरेन मार्केट में जाकर के यूज़ होने लग गया, पहली प्रॉब्लम। सेकंड, भारत के अंदर में दूसरी प्रॉब्लम ये करी गई कि इन्होंने जो भारत का बाजार था, क्योंकि सामान तो तैयार हो नहीं रहा था और पब्लिक को सामान चाहिए था, तो इंडियन मार्केट को विदेशों में बने हुए सामान को यहाँ मार्केट में ला करके और ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री बना करके यहाँ की पब्लिक के द्वारा यूज़ करे जाने के लिए यहाँ के मार्केट के लिए ओपन कर दिया। यानी उन्होंने इस चीज़ के लिए श्योर किया कि विदेश में बना हुआ सामान यहाँ के लोग यूज़ करें और बाय करें और परचेज करें। मैंने आपको पहले भी सिखाया था एक बार कि जब इंडिया में हाथ से बने हुए कपड़े पहले पहने जा रहे थे, तो वो कपड़ों में अंदर में कोई कलर, कोई टेक्सचर, कोई डिज़ाइंस ज़्यादा नहीं होते थे। एक वाइट कलर और एक हल्का सा क्रीमी कलर, जैसे मैंने लगभग शर्ट पहन रखी है, अप्रॉक्स इस तरीके के कपड़े ही बनते थे। लेकिन जब फॉरेन कंट्री में जो हमारे यहाँ का बहुत बढ़िया क्वालिटी का कॉटन गया और वहाँ बहुत बड़ी बड़ी पावर लूम्स और हैंड लूम्स में और बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू वो कपड़ा बन करके विदेशी मार्केट का कपड़ा भारत में आया, तो इंडियन मार्केट में लोगों ने उस तरह का कपड़ा कभी पहले बना हुआ देखा ही नहीं था। वो कपड़ा बहुत ही कलरफुल था, बहुत सारे टेक्सचर्स थे, डिज़ाइंस थे, उसके अंदर में फ्लावर्स थे, उसके अंदर में कलर्स के कॉम्बिनेशन थे, उसके अंदर कपड़े में चूँकि मशीन से वीविंग थी तो वो कम समय में तैयार हो रहा था, क्वालिटी ऑफ वीविंग बहुत फिनिश थी। तो जैसे ही वो कपड़ा इंडियन मार्केट में आया तो लोगों को पहली बार, भारत की बाज़ार के लोगों को ये लगा कि हम लोग जो कपड़े अपने हाथ से बना करके चलते थे, चरखा सिस्टम से जो कपड़े बनाते थे, वो तो बहुत ही पुअर क्वालिटी के होते थे। लोगों को ऐसा महसूस हुआ और वो कपड़ों की जगह पर विदेश में बने हुए कपड़े बहुत तेज स्पीड से यहाँ के मार्केट में बिके। तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा ब्रिटिश एम्पायर को ही मिला, क्योंकि वो कपड़े फॉरेन कंट्री में बन रहे थे और रॉ मटेरियल इंडियन मार्केट का था। तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो छोटी छोटी हैंडलूम्स चरखा लगा करके बैठे थे और जो बहुत छोटी छोटी हाथ से बना करके यूनिट्स चला रहे थे, वो सारे बेचारे के बेचारे मारे गए, क्योंकि उनका तो कारोबार हो गया पैकअप। और विदेशी बना हुआ सामान, चूँकि वो टैक्स में फ्री था,
रॉ मटेरियल बाहर जा रहा था, बड़ी मशीनों से बन करके सामान आ रहा था। तो यहाँ का मार्केट में जब वो कपड़ा यहाँ आया तो बहुत तेज स्पीड से बिका और विदेशी मार्केट की दुकानें चलने लग गई और इंडियन मार्केट की और इंडियन इंडस्ट्री पैकअप हो गई, ख़त्म हो गई। इंडियन इंडस्ट्री में बहुत बुरा हाल हो गया। तो सिस्टमेटिकली गवर्नमेंट ने 2 फोल्ड सिस्टम अपनाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। एक तो इंडियन मार्केट को फिनिश गुड्स के एक्सपोर्टर की जगह पर रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया और उसमें भी टैक्स जो मिलता था उसका यूज़ इंडियन वेलफेयर में ना होकर के ब्रिटिश एम्पायर्स की कॉलोनीज डेवलप करने में और उनके खर्चे में, उनके वॉर एक्सपेंडिचर्स को बीट आउट करने में इस प्रॉफिट को यूज़ किया जाता था। और सेकंड नंबर पर जो सामान विदेशी मार्केट से बन करके इंडिया में आता था, एक तो वो क्वालिटी में लोगों को पसंद आता था, कलरफुल था, टेक्सचर था, डिज़ाइन था, कपड़ा लाइट वेट था, वीविंग बहुत नीट थी, मशीन से बनता था। तो एक तो वो मार्केट में ऑटोमेटिकली बेचा जाता था, प्लस उस कपड़े पर टैक्स की ड्यूटी बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से वो कपड़ा सस्ता होता था। तो जो इंडियन वीवर्स थे, जो इंडियन मार्केट थे, उनका पूरी तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। और ये केवल एक कपड़े की सेगमेंट में नहीं हुआ, ऐसा लगभग हर एक सेगमेंट में सेम फिलॉसफी हुई। तो कुल मिलाकर के नुकसान तो भारत का ही हुआ। Thank you students for just seeing this channel. Please try to subscribe this channel for your upcoming exams and for very good marks in subject.